नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। साथियों, हमने शुरू कर रखी है करंट अफेयर्स की श्रृंखला। इस श्रृंखला का यह चौथा वीडियो है। 3 वीडियो इससे पहले बनाए जा चुके हैं। साथियों, आज के इस दौर में प्रतियोगी परीक्षाओं का जो आयोजन हो रहा है उनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने शुरू की है करंट अफेयर्स की श्रृंखला और हमारा ये पूरा प्रयास है कि हम करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करवाएं। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। देखिए, सबसे पहले है संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपायों के विरोध में हर वर्ष 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला किया। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपायों के विरोध में हर वर्ष 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला किया। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव पारित करके एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपायों के विरोध में हर वर्ष 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव के समर्थन में 116 और विरोध में 51 वोट पड़े, जबकि 6 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। उत्तरी देशों यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, जापान और अमेरिका ने प्रस्ताव के विरोध में वोट किया। ये जो पावरफुल कंट्री मानी जाती है, इन सब ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट किया। प्रस्ताव में सभी देशों से आग्रह किया गया है कि वे ऐसे एक तरफा आर्थिक वित्तीय व्यापार संबंधी उपाय न करें जिनसे अंतर्राष्ट्रीय कानून या संयुक्त चार्टर का उल्लंघन हो, क्योंकि इससे खासकर विकासशील देशों का आर्थिक सामाजिक विकास बाधित होगा। तो इनसे ये आग्रह किया गया है। अब देखिए, प्रश्न क्या कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। एक तो यही कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला किया है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस? एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपायों के विरोध में हर वर्ष 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला किया है। अब देखिए, एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपाय होते क्या हैं? ये देखिए, ये ऐसे आर्थिक या व्यापारिक या अन्य किसी प्रकार के प्रतिबंध होते हैं जो किसी पावरफुल कंट्री द्वारा, किसी एक देश या देशों के समूह द्वारा दूसरे अन्य देशों पे ज़बरदस्ती प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जैसे अमेरिका है, ईरान, क्यूबा आदि पे प्रतिबंध जैसे अमेरिका ने लगाए हैं, यही ये एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपाय कहलाते हैं। तो इसके विरोध में प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला किया गया है। और मुख्य रूप से इससे नुकसान क्या होता है? इससे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसका उल्लंघन होता है ऐसे प्रतिबंध लगाने से, और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है विकासशील देशों को। आगे देखिए, आगे है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की रणनीति विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। ध्यान से देखें, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2025 के अवसर पर भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का विषय था मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम की रणनीतियाँ, जिसमें शुष्क एवं अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्रों में सतत भूमि प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे, ध्यान रखें। जबकि केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सांसद राज्यसभा श्री राजेंद्र गहलोत भी उपस्थित थे। ये 2 और जो अतिथि है ये भी मौजूद थे। अब देखिए, प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये प्रश्न कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की रणनीति विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन जून 2025 में किसने किया? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने। इसके अलावा ये देखो, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2025 के अवसर पर, तो ये ध्यान में रखें, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है। ये परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, 17 जून को मनाया जाता है। अब देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2025 के अवसर पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में किया। इसकी अध्यक्ष, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो ध्यान रखें, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ये इसके
मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। आगे देखिए, आगे है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संबंध में। ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक की अध्यक्षता की। ध्यान से देखें, नेशनल बिग कैट नहीं है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में। अब देखिए ध्यान से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य रेंज देशों में बिग कैट के संरक्षण को बढ़ावा देना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक IBCA की सर्वोच्च संस्था है जिसमें 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। इन देशों में भूटान, कंबोडिया, इस्वातिनी, गिनी गणराज्य, भारत गणराज्य, लाइबेरिया गणराज्य, सूरीनाम गणराज्य, सोमालिया संघीय गणराज्य और कजाकिस्तान गणराज्य शामिल हैं। IBCA की स्थापना भारत सरकार द्वारा नोडल संगठन अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से दिनांक 12 मार्च 2024 के आदेश के तहत की गई थी। यानी इसकी स्थापना मार्च 2024 में की गई। IBCA का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बिग कैट के संरक्षण के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सफल संरक्षण प्रणालियों और विशेषज्ञता को समेकित करते हुए रेंज देशों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग और तालमेल को सुविधाजनक बनाना है। वित्तीय सहायता से समर्थित इस एकीकृत दृष्टिकोण का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के एजेंडे को बढ़ावा देना, मुख्य रूप से बिग कैट की आबादी में गिरावट को रोकना और हमारी इकोसिस्टम को संरक्षित करना है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप ध्यान से देखिए, आप कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला ये कि नई दिल्ली में आयोजित बैठक, नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक आयोजित की गई। ध्यान से देखें, नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इसकी अध्यक्षता की। या ये पूछा जाए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। अध्यक्षता किसने की? भूपेंद्र यादव ने। अब देखिए आगे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है IBCA का? IBCA मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये जो IBCA दिख रही है इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रेंज देशों में बिग कैट के संरक्षण को बढ़ावा देना। अब सबसे पहले देखें बिग कैट क्या। अब बिग कैट में कौन कौन से जानवर आ जाएंगे? शेर, चीता, बाघ, प्यूमा, ये आ जाएंगे। तेंदुआ, ये सभी बिग कैट में आ जाएंगे। और रेंज देश का मतलब है जिन देशों में इनका प्राकृतिक आवास है, इनकी आबादी है, ये जीव प्राकृतिक रूप से वहाँ रहते हैं। तो इन रेंज देशों में बिग कैट के संरक्षण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना IBCA की स्थापना कब की गई? तो 12 मार्च 2024 के आदेश के तहत, यानी मार्च 2024 में ही इसकी स्थापना की गई। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य है वो जैव विविधता संरक्षण के एजेंडे को बढ़ावा देना, बिग कैट की आबादी में गिरावट को रोकना और हमारी इकोसिस्टम को संरक्षित करना है। ध्यान रखें, ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, नेशनल नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आगे है कैटल प्लेग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। भारत रिंडरपेस्ट वायरस कैटल प्लेग की रोकथाम हेतु एलीट ग्लोबल ग्रुप में शामिल हुआ। ध्यान से देखें, भारत रिंडरपेस्ट वायरस कैटल प्लेग की रोकथाम हेतु एलीट ग्लोबल ग्रुप में शामिल हुआ। देखिए आगे, भारत ने वैश्विक पशु स्वास्थ्य और जैव सुरक्षा के क्षेत्र में उस समय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की जब भोपाल स्थित ICAR राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा श्रेणी A रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी के रूप में मान्यता दी गई। भोपाल में जो संस्थान है उसको। यह घोषणा 29 मई 2025 को पेरिस में आयोजित WOAH के 92वें सत्र के दौरान की गई, जहां मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव और भारत की WOAH प्रतिनिधि सुश्री अलका उपाध्याय को WOAH के महानिदेशक और अध्यक्ष द्वारा औपचारिक रूप से प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। सुश्री अलका उपाध्याय को। रिंडरपेस्ट क्या है? देखो, रिंडरपेस्ट जिसे कभी मवेशी प्लेग के नाम से जाना जाता था, ये जानवरों से संबंधित महामारी थी। रिंडरपेस्ट जिसे कभी मवेशी प्लेग, जैसे यहाँ दे रखा है कैटल प्लेग, रिंडरपेस्ट जिसे कभी मवेशी प्लेग के नाम से जाना जाता था, वर्ष 2011 में इसके वैश्विक उन्मूलन से पहले
इतिहास में सबसे विनाशकारी पशुधन रोगों में से एक था। यानी 2011 में इसका वैश्विक उन्मूलन हो गया, यानी ये दुनिया से ये खत्म हो गई है। और ध्यान रखिए, चेचक के बाद में खत्म होने वाली ये दूसरी महामारी है। तो मुख्य रूप से ये ध्यान में रखेंगे इसके बारे में। ये रिंडरपेस्ट है, ये जानवरों से संबंधित एक महामारी थी। इसको मवेशी प्लेग के नाम से जाना जाता था। 2011 में इसका उन्मूलन हो गया है। अब देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला तो ये कि यहाँ से देखें, पहला तो ये हो गया कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा श्रेणी ए रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी के रूप में किसको मान्यता दी गई है? तो भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को मान्यता दी गई है। इसके अलावा आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो रिंडरपेस्ट है इसको किस नाम से जाना जाता था? मवेशी प्लेग के नाम से, जानवरों से संबंधित महामारी थी। और इसका वैश्विक उन्मूलन कब हुआ? 2011 में। आगे है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से संबंधित। देखिए, केंद्रीय रेल मंत्री ने मानेसर स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। ध्यान रखें, प्रश्न क्या बन सकता है? मानेसर स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय रेल मंत्री ने किया। अब देखें, केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के मानेसर स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहीं से यह प्रश्न बन गया कि जैसे इसका उद्घाटन किसने किया? तो श्री अश्विनी वैष्णव ने, रेल मंत्री ने। और ये मानेसर स्थान कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में है। तो ध्यान में रखिए, दोनों प्रश्न बन सकते हैं। आगे, मारुति सुजुकी के मानेसर, जो हरियाणा में है, मानेसर संयंत्र में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल एक प्रमुख अवसंरचना विकास है जो ऑटोमोबाइल परिवहन की रसद दक्षता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। मानेसर स्थित यह संयंत्र 10 किलोमीटर के समर्पित रेल लिंक के माध्यम से पटरी रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है, जो हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम द्वारा विकसित किए जा रहे 121.7 किलोमीटर लंबे हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का हिस्सा है। इस 10 किलोमीटर के लिंक के निर्माण में 800 करोड़ रुपए का निवेश शामिल था, जिसमें HRIDC, कौन है? HRIDC, यही है हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम, HRIDC, जिसमें HRIDC ने 684 करोड़ रुपए का योगदान दिया और शेष राशि मारुति सुजुकी द्वारा वित्त पोषित की गई। इस गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की लोडिंग क्षमता देश में सबसे अधिक है, यानी प्रति वर्ष 4.5 लाख ऑटोमोबाइल। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ एक तो यही प्रश्न हो गया कि हरियाणा के मानेसर स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने किया। इसके अलावा पूछा जा सकता है, ये जो मानेसर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। और इसके अलावा मुख्य रूप से ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो है कि इस गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की सबसे ज़्यादा क्षमता है देश में, तो इसका नाम ध्यान में रखेंगे। इसकी देश में सबसे ज़्यादा क्षमता है और कितनी है? 4.5 लाख ऑटोमोबाइल। आगे है महिला वनडे विश्व कप 2025 से संबंधित। ध्यान से देखें, आईसीसी ने 13वें महिला वनडे विश्व कप 2025 प्रतियोगिता का कार्यक्रम जारी किया। ध्यान से देखें, आईसीसी ने महिला वनडे विश्व कप 2025 प्रतियोगिता का कार्यक्रम जारी किया और ये होगा 13वां महिला वनडे विश्व कप। ध्यान से देखें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जाने वाले 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के कार्यक्रम की घोषणा की है। भारत 30 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में विश्व कप के उद्घाटन मैच में श्रीलंका से खेलेगा। मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 1 अक्टूबर 2025 को इंदौर में अपने पड़ोसी और 2024 आईसीसी महिला T20 चैंपियन न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। मैच 5 स्थानों पर खेले जाएंगे। ध्यान से देखें कौन से? बेंगलुरु, विजाग यानी विशाखापट्टनम, इंदौर और गुवाहाटी, ये 4 भारत के स्थान हैं भारत में। और श्रीलंका में सभी मैच कोलंबो में खेले जाएंगे। अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो यह कोलंबो में आयोजित किया जाएगा, अन्यथा यह 2 नवंबर 2025 को बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। विश्व कप राउंड रोबिन प्रारूप में खेला जाएगा
और प्रत्येक टीम लीग चरण में एक दूसरे के खिलाफ खेलेगी। लीग चरण में शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल चरण के लिए क्वालिफाई करेगी। इसमें भाग लेने वाली 8 टीमें, ध्यान रखें, आईसीसी 13वां महिला वनडे विश्व कप 2025 आयोजित किया जा रहा है और इसमें 8 टीमें भाग लेगी। भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 8 टीमें इसमें भाग लेगी। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, 4-5 प्रश्न बन रहे हैं। एक तो ये आईसीसी ने महिला वनडे विश्व कप 2025 प्रतियोगिता का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये कौन सा महिला वनडे विश्व कप होगा? तो ये 13वां महिला वनडे विश्व कप होगा। इसके अलावा प्रश्न ये 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक आयोजित किए जाने वाले 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का आयोजन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखें, ये 13वां महिला वनडे विश्व कप है, इसका आयोजन भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसके अलावा उद्घाटन मैच कहाँ होगा? बेंगलुरु में होगा। और किस किस के बीच में होगा? ये भारत और श्रीलंका के बीच में होगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि बेंगलुरु में विश्व कप के उद्घाटन मैच में श्रीलंका से खेलेगा। भारत है वो 30 सितंबर को श्रीलंका के साथ खेलेगा, बेंगलुरु में उद्घाटन मैच होगा। तो 3 प्रश्न हो गए हैं। 13वां महिला वनडे विश्व कप है, भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा बेंगलुरु में भारत और श्रीलंका उद्घाटन मैच में एक दूसरे से भिड़ेंगे। इसके अलावा प्रश्न है कि ये जो विश्व कप है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत और श्रीलंका में किया जाएगा और दोनों देशों के 5 स्थानों पर, 4 स्थान भारत के हैं। कौन कौन से शहर है देख लें दोबारा, बेंगलुरु, विजाग यानी विशाखापट्टनम, इंदौर और गुवाहाटी। भारत के 4 स्थान हैं, बेंगलुरु, विजाग यानी विशाखापट्टनम, इंदौर और गुवाहाटी। और श्रीलंका में जो मैच होंगे वो सारे के सारे कोलंबो में होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो मैच होगा फाइनल का कोलंबो में। अगर फाइनल में पाकिस्तान नहीं जाता है तो ये जो फाइनल होगा वो भारत के बेंगलुरु शहर में ही होगा। और इसके अलावा इसमें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में कितनी टीमें भाग ले रही है? 8 टीमें भाग ले रही है, ये ध्यान में रखेंगे आप। आगे है हॉकी मैच के बारे में, ध्यान से देखें। पुरुष और महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप चेन्नई में होगा। ऐसा आयोजन पहली बार हो रहा है। पुरुष और महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप चेन्नई में होगा। ध्यान से देखें, पुरुष और महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप चेन्नई में शुरू होगा। इस 10 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन तमिलनाडु हॉकी यूनिट कर रहा है, जिसमें 40 से अधिक आयु वर्ग के पुरुष और 35 से अधिक आयु वर्ग की महिलाएं भाग लेंगी। इस टूर्नामेंट में पुरुषों की 12 और महिलाओं की 8 टीमें हिस्सा ले रही है। पहले ग्रुप मैच होंगे, उसके बाद नॉकआउट चरण और फिर फाइनल मुकाबला होगा। महिलाओं के शुरुआती मैचों में चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में हिमाचल प्रदेश का मुकाबला महाराष्ट्र से और कर्नाटक का मुकाबला केरल से होगा। पुरुषों के शुरुआती मैच में पंजाब का सामना उसी स्टेडियम में पुदुचेरी से होगा। ऐसा टूर्नामेंट पहली बार हो रहा है जो देश के वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ियों को विशेष मौका दे रहा है। अब देखिए ध्यान से कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला तो ये कि पुरुष और महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप पहली बार कहाँ हो रहा है? चेन्नई में, ये ध्यान में रखें। इसके अलावा इसका आयोजन कौन कर रहा है? तमिलनाडु हॉकी यूनिट द्वारा इसका आयोजन हो रहा है। किस आयु वर्ग के महिला और पुरुष भाग लेंगे? 40 से अधिक आयु वर्ग के पुरुष और 35 से अधिक आयु वर्ग की महिलाएं भाग लेगी। पुरुषों की 12 टीम होगी और महिलाओं की 8 टीम होगी, ये ध्यान में रखें। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ऐसा पहला आयोजन है जो इतने अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को मौका दे रहा है। 40 से अधिक आयु वर्ग के पुरुषों को और 35 से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को ये मौका दे रहा है। आगे देखें, आगे है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान से देखें। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है। ध्यान से देखें, हर वर्ष 17 जून को मनाया जाने वाला मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के लिए विश्व दिवस हमारे समय की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक भूमि क्षरण के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई का आह्वान है। यह दिवस 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा उस समय स्थापित किया गया था जब संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि को अपनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है स्थायी भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना और मरुस्थलीकरण व सूखे के बढ़ते प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना। इस दिवस के मनाने का उद्देश्य है स्थायी भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना
और मरुस्थलीकरण व सूखे के बढ़ते प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना इस वर्ष का विषय है। यानी 2025 में ये जो मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के लिए विश्व दिवस मनाया जा रहा है जो 17 जून को, इस वर्ष 2025 में इसका विषय है भूमि क्षरण रोकें और अवसरों का लाभ उठाएं। भूमि क्षरण रोकें, अवसरों का लाभ उठाएं। इससे इस बात को बल मिलता है कि भूमि क्षरण रोकने से कैसे रोजगार सृजित हो सकते हैं, खाद्य और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकता है, जलवायु परिवर्तन की गतिविधियों का समर्थन किया जा सकता है और आर्थिक मजबूती लाई जा सकती है। इसीलिए विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, इन उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ मुख्य रूप से 2 प्रश्न हैं। एक तो ये विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 जून को। इसके अलावा है इस 2025 में इस दिवस की जो थीम है, वो विषय है, वो क्या है? भूमि क्षरण रोकें, अवसरों का लाभ उठाएं। आगे देखें। अगली जानकारी है दिल्ली मेट्रो और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय से संबंधित। ध्यान से देखें। दिल्ली मेट्रो और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। मुख्य प्रश्न यही है, दिल्ली मेट्रो और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। देखिए, दिल्ली मेट्रो और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य रोलिंग स्टॉक और ट्रैक मेंटेनेंस के उन्नत स्वचालन सहित मेट्रो रेल से जुड़े विभिन्न अनुसंधान कार्यों में संयुक्त सहयोग करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यह समझौता ज्ञापन मेट्रो भवन में दिल्ली मेट्रो और मोनाश विश्वविद्यालय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। बड़े अधिकारियों ने यहाँ पर भाग लिया। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दिल्ली मेट्रो अकादमी और मोनाश विश्वविद्यालय के बीच समय समय पर एक्सचेंज प्रोग्राम भी आयोजित किए जाएंगे। ऐसे सभी कार्यक्रमों में दिल्ली मेट्रो अकादमी ज्ञान और प्रशिक्षण सहयोगी की भूमिका निभाएगी। इस समझौता ज्ञापन से प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता के आदान प्रदान से मेट्रो सेवाओं की सुरक्षा, विश्वसनीयता तथा यात्री अनुभव को अधिक बेहतर बनाने की अपेक्षा है। मोनाश विश्वविद्यालय, ध्यान से देखिए, इसके बारे में जानकारी है। मोनाश विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है जो अनुसंधान, उत्कृष्टता और नवाचार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसीलिए इसके साथ में समझौता किया गया है। विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ रेलवे टेक्नोलॉजी को रेलवे तकनीक और अभियांत्रिकी में वैश्विक स्तर पर विशेष स्थान प्राप्त है, यानी दुनिया भर में मशहूर है। इसलिए दिल्ली मेट्रो ने इसके साथ में समझौता ज्ञापन किया है। अब ध्यान से देखिए, 2 प्रश्न है मुख्य रूप से। एक तो ये कि दिल्ली मेट्रो ने मोनाश विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मोनाश विश्वविद्यालय का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से है। ये ध्यान में रखें। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है रोलिंग स्टॉक और ट्रैक मेंटेनेंस के उन्नत स्वचालन सहित मेट्रो रेल से जुड़े विभिन्न अनुसंधान कार्यों में संयुक्त सहयोग करना। यानी मुख्य रूप से जो मेट्रो रेल से जुड़े जो विभिन्न प्रकार के अनुसंधान के कार्य हैं, उनमें मिलकर के काम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ध्यान में रखें, मोनाश विश्वविद्यालय का संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया से है। आगे बढ़ें। अगली जानकारी है माकुम कोयला क्षेत्र असम से संबंधित। ध्यान से देखें। असम के माकुम कोयला क्षेत्र में सत्यापित जीवाश्म पत्तियों की खोज से 24 मिलियन वर्ष पुराना रहस्य उजागर। देखिए जानकारी। पूर्वोत्तर भारत में कोयले की घनी परतों में वैज्ञानिकों ने एक पत्ती का रहस्य खोजा है जो दक्षिण एशिया की जैव विविधता का एक अलग स्वरूप बताती है। यह शोध जीवाश्म पत्तियों की खोज से प्रेरित था जो कुछ वैज्ञानिकों को असम के माकुम कोल फील्ड में परिचित लगी, एक ऐसा क्षेत्र जो लंबे समय से अपने जीवाश्म संपदा के लिए जाना जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान बिरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ के शोधकर्ताओं की एक टीम ने जीवाश्म पत्तियों को एकत्र किया, उनके रूपात्मक लक्षणों का विश्लेषण किया तथा सूखी पत्तियों की तुलना और गुच्छों के विश्लेषण के माध्यम से उनकी पहचान की। उन्होंने पाया कि यह नोथोपेगिया यानी फूल देने वाला पौधा नोथोपेगिया प्रजाति की आधुनिक वनस्पति से मिलता जुलता है जो हजारों किलोमीटर दूर पश्चिमी घाट के वर्षा वन वाले जंगलों में उगता है, जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। पश्चिमी घाट और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले स्थलों में से एक है। ये जीवाश्म पत्तियां जो लगभग 24-23 मिलियन वर्ष पुरानी है, ओलिगोसीन युग के अंत में नोथोपेगिया नामक पौधे की प्रजाति का दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात जीवाश्म रिकॉर्ड था। अजीब बात यह है कि यह प्रजाति अब पूर्वोत्तर भारत में नहीं पाई जाती है। वैज्ञानिकों ने रिव्यू ऑफ पेलियोबोटनी एंड
पेलिनोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिमी घाट तक इस प्रजाति की यात्रा का पता लगाया, इन्होंने खोज की। देखिए मुख्य प्रश्न एक ही है, माकुम कोयला क्षेत्र में सत्यापित जीवाश्म पत्तियों की खोज 24 मिलियन वर्ष पुराना रहस्य उजागर हुआ है। ये माकुम कोयला क्षेत्र है, इसका संबंध कहाँ से है? असम से। यह आपसे ये पूछा जा सकता है कि असम के माकुम कोयला क्षेत्र में सत्यापित जीवाश्म पत्तियों की खोज ये कितने वर्ष पुराना रहस्य उजागर हुआ है? तो 24 मिलियन पुराना रहस्य उजागर हुआ है। मुख्य रूप से ये प्रश्न हो सकता है, मुख्य रूप से ये प्रश्न समझें कि ये माकुम कोयला क्षेत्र है, इसका संबंध किस राज्य से है। आगे बढ़े तो साथियों, ये थी करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको आज उपलब्ध कराई गई है। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको ये सामग्री पसंद आ रही है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये सामग्री कैसी लग रही है। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम आपको अच्छी से अच्छी सामग्री उपलब्ध करवाएं, और हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन आपको ये सामग्री उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि आज के इस दौर में करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथियों, करंट अफेयर्स के वीडियो आप ध्यान से देखें और इनको ध्यान से समझें, ताकि परीक्षा में आप प्रश्नों को अधिक से अधिक सही कर सकें। साथियों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।